क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10th के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के प्रथम चैप्टर का ही अंश आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक से अवगत कराने जा रहा हूं, जो मैट्रिक के एग्जाम के लिए और आपके अध्ययन के लिए बेहद जरूरी है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमारा आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और उसे लाइक अवश्य करें। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक आज का है आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, है ना। तो अब प्रश्न यह उठता है कि आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक से तात्पर्य क्या है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी भी देश का आर्थिक विकास कितना हुआ है या नहीं हुआ है, इसका अध्ययन करने के लिए, है ना, हम जिस मापकों का यूज करते हैं, हम जिस सूचकों का प्रयोग करते हैं, हम जिसके माध्यम से किसी देश के आर्थिक विकास का माप करते हैं, है ना, उस मापक के बारे में हमें इस टॉपिक में अध्ययन करना है ना, कि है ना आर्थिक विकास यानी किसी देश का आर्थिक विकास का माप हम कैसे करते हैं, उसका मापक क्या है। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के माप के कुछ सूचक हैं, कुछ उसके मापक है जिसके आधार पर हम उसकी माप कर पाते हैं। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास की माप का सबसे अच्छा मापक, है ना, उस देश का राष्ट्रीय आय होता है। उस देश का क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय, है ना, मतलब किसी देश के राष्ट्रीय आय के द्वारा हम उस देश की आर्थिक विकास की माप कर लेते हैं कि वह देश विकसित देशों की श्रेणी में है या विकासशील देशों की श्रेणी में। तो पहले हम समझते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, राष्ट्र की आय यानी राष्ट्रीय आय, मतलब किसी देश में जो कुल जनसंख्या रह रही है वह अपने जीविकोपार्जन हेतु किसी न किसी कार्य को, किसी न किसी आर्थिक क्रिया को अवश्य करता है और उसके करने के बाद उसे पारिश्रमिक के रूप में, पारितोषिक के रूप में, है ना, कुछ राशियां प्राप्त होती है ना, जो उस व्यक्ति का आय कहलाता है। तो किसी देश के प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त आय को अगर हम जोड़ दें किसी देश की कुल जनसंख्या द्वारा, है ना, प्राप्त की गई आय को यदि हम जोड़ दें तो उसका कुल योग जो हुआ उस देश का राष्ट्रीय आय होगा। क्या होगा? उस देश का राष्ट्रीय आय होगा। तो किसी देश के राष्ट्रीय आय के द्वारा, है ना, हम उसके विकास और अविकास, है ना, को पता लगा सकते हैं, है ना। समझ गए ना राष्ट्रीय आय को? राष्ट्रीय आय क्या हुआ? मतलब किसी देश में रहने वाली जनसंख्या एक वर्ष के अंतर्गत जितनी आय प्राप्त करती है उसका कुल जो योग होगा वो राष्ट्रीय आय होगा। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा वह देश उतना ही विकसित होगा, उस देश का आर्थिक विकास उतना ही अधिक होगा। और जो देश जिसका राष्ट्रीय आय कम होगा, न्यून होगा, है ना, वह निम्न विकास वाला देश होगा, यानी वह विकासशील या अविकसित देशों की श्रेणी में आएगा। बात समझ गए? ऐसे
हम लोग जो अगला जो चैप्टर है, दूसरा जो चैप्टर है, उस चैप्टर में राष्ट्रीय आय के बारे में बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना है। इसीलिए मैं सामान्य रूप से राष्ट्रीय आय की आपको परिभाषा देकर, है ना, बोला। ऐसे किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की परिभाषा होती है कि राष्ट्रीय आय क्या है भाई, तो किसी देश का एक वर्ष के अंतर्गत, है ना, उसका श्रम और पूंजी, वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर, वहां के संसाधनों पर प्रयोग करके, उसका उपयोग करके जो वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध समूह जो उत्पन्न करता है, उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है, वही उस देश का राष्ट्रीय आय होता है। यानी राष्ट्रीय आय कभी भी एक वर्ष का निकलता है, नहीं एक महीना का निकलता है या नहीं 10 वर्ष का निकलता है। राष्ट्रीय आय की गणना कभी भी एक वर्ष के लिए की जाती है। वो एक वर्ष का किसी राष्ट्र का वो आय होता है। बात समझ गए ना, है ना। तो राष्ट्रीय आय के द्वारा, है ना, किसी भी देश के हम आर्थिक विकास की माप कर लेते हैं। दूसरा, आर्थिक विकास का दूसरा जो मापक है वह है आपका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति से करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय, है ना। तो ये जो प्रति व्यक्ति आय है, अगर कहा जाए तो किसी देश के आर्थिक विकास का ये सबसे अच्छा मापक है। कौन? प्रति व्यक्ति आय। बात समझ गए ना, है ना। पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे अच्छा मापक है किसी भी देश के आर्थिक विकास का। तो प्रश्न उठता है कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हो? प्रति व्यक्ति आय कहेंगे किसको? तो राष्ट्रीय आय तो आप पहले ऊपर वाला समझ गए थे। राष्ट्रीय आय में हमने क्या बताया कि किसी देश में रहने वाली कुल जनसंख्या एक वर्ष के अंतर्गत जितना, है ना, जितनी आय प्राप्त करती है ना, जितनी राशियां प्राप्त करती है ना, उसका कुल जो योग होगा, है ना, वह राष्ट्रीय आय होगा। यानी राष्ट्रीय आय का मतलब उस देश की कुल जनसंख्या एक वर्ष में, है ना, जितनी इनकम की उसका कुल योग, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? तो गौर कीजिएगा, राष्ट्र में अनेक व्यक्ति होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ कुछ कमाया, सब जोड़े तब राष्ट्रीय आय निकला। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगा भाई? जो राष्ट्रीय आय है ना, और उस राष्ट्रीय आय में उस देश की जो कुल जनसंख्या है, अगर उससे हम भाग देते हैं, है ना, यानी किसी देश के राष्ट्रीय आय में वहां की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, जो भागफल आता है, वह उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। और दूसरे शब्दों में इसे आप, है ना, प्रति व्यक्ति औसत आय भी कह सकते हैं। प्रति व्यक्ति कौन आय? औसत आय, क्योंकि यह एक्यूरेट आय नहीं है, या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय नहीं होगी, यह औसत होगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? एक ऐसा आय होगा, औसत आय होगा। यानी जब किसी देश के राष्ट्रीय आय में वहां पर रहने वाली कुल जनसंख्या से भाग दीजिएगा तो जो आय प्रति व्यक्ति पड़ा वह, है ना, वो तो औसत आय हुआ ना। क्या हुआ? औसत आय हुआ। समझ गए, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति का आय एक वर्ष में उतना होगा ही, है ना। हाँ, उससे अधिक भी हो सकता है किसी व्यक्ति का, उससे कम भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है ना। इसलिए, है ना, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रति व्यक्ति, है ना, क्वेश्चन आ जाता है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, क्या प्रति व्यक्ति औसत आय क्या है? तो आपको सीधे लिखना पड़ेगा, है ना, कि किसी देश के राष्ट्रीय आय में, है ना, वहां की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर, ऐसे लिख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बराबर, है ना, क्या भाई? तो देश की राष्ट्रीय आय, यानी राष्ट्रीय आय बटे, है ना, देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या,
है ना। तो है ना, उस देश के राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो जो भागफल आएगा यही भागफल जो है प्रति व्यक्ति आय होगी। अब ये प्रति व्यक्ति आय औसत आय होगी। कैसे होगी? औसत आय, एक्यूरेट आय नहीं हो सकती है ना, यानी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय नहीं हो सकती है। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी देश में 5 व्यक्ति रहता है ना, किसी देश में 5 व्यक्ति रहता है, ठीक है, और पांचों व्यक्ति का जो इनकम है एक वर्ष में वो भिन्न भिन्न है। जैसे मान लीजिए है ना कि 5 व्यक्ति में एक का नाम सीता है, दूसरे का गीता है, तीसरा गणेश है, चौथा महेश है, और पांचवा जो है मान लीजिए कि राम है। सीता का एक वर्ष का इनकम जो है एक वर्ष में मान लीजिए कि वह 10,000 रुपए जो है कमाती है। गीता भी मान लीजिए कि है ना वो 10,000 रुपए कमाती है ना। गणेश को भी मान लीजिए कि उसका वार्षिक एक वर्ष में हम बोल रहे हैं है ना, उसका इनकम 10,000 रुपए है। महेश का मान लीजिए एक वर्ष में वो 20,000 रुपए इनकम करता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम मान ले कि राम का एक मंथ का इनकम मान के चलिए कि वो उसका 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया है। तो किसी देश में मान लीजिए कि यही 5 लोग रहते हैं और इन 5 लोगों है ना 5 लोग एक वर्ष में जो जितना राशि कमाए उसका कुल योग तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय अगर हम देख लेते हैं तो देखते हैं कि कितना हो जाता है 1 लाख रुपए। कितना हो जाता है जी? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कितना हो जाता है? 1 लाख रुपए है ना। ये हो गया आपका कुल जोड़ दिए तो ये हो गया राष्ट्रीय आय। अब देखिए अब की है ना प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो देश के कुल राष्ट्रीय आय में तो कुल राष्ट्रीय आय 1 लाख है ना। उसमें कुल जनसंख्या से तो जनसंख्या मान लीजिए कि उस देश में रह रहा है 5 का टोटल हुआ 5 से आपने भाग दे दिया तो भागफल आया क्या? 20,000 है ना। क्या आया? 20,000। तो यही 20,000 जो हुआ वह प्रति व्यक्ति आय हुई। क्या हुई? प्रति व्यक्ति आय हुई है ना। अब बताइए, आप सोच करके बताइए कि प्रति व्यक्ति आय है ना तो 20,000 रुपया हुआ उस देश का है ना। तो क्या राम की आय 20,000 रुपया है? नहीं। कितना है? 50,000 रुपया। क्या सीता की आय 20,000 रुपए है? नहीं, 10,000। गीता की 10,000, गणेश की 10,000 ही है, लेकिन यहां कितना आ रहा है प्रत्येक व्यक्ति का? 20,000 है ना। महेश की यहां आ रहा है 20,000। क्या हम देखे है ना ये जो इस तरह से भाग देकर निकला ही तो औसत प्रति व्यक्ति आय ना निकला, वास्तविक ना निकला। वास्तविक तो यह निकलता तब ना होता है ना। तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है वह उस देश का है ना, हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति औसत आय होता है। औसत गणित में आप लोग पढ़े होंगे कि औसत क्या है, औसत किसे कहते हैं? तो राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या, यानी जितनी राशि है उसको कुल जोड़ दिए और जितनी संख्या है उससे भाग दिए, वो औसत, ये औसत है ना। और औसत जब आय निकलेगी प्रति व्यक्ति आय है ना तो किसी का ज्यादा भी हो सकता है उससे, उस औसत से, और किसी का कम भी हो सकता है और किसी का बराबर भी हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है किसी भी देश के है ना वह वास्तविक प्रति व्यक्ति आय होता है, नहीं, वो उस देश के है ना औसत प्रति व्यक्ति आय होता है। बात समझ गए? तो है ना किसी भी देश के आर्थिक विकास की माप हम उस देश के प्रति व्यक्ति आय से भी
है ना लगाते हैं कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होगा, है ना, उस देश का उतना ही आर्थिक विकास होगा, वह देश विकसित देशों की क्या होगी, श्रेणी में आएगी। और जिस देश का, है ना, जिस देश के प्रति व्यक्ति आय कम होगा, है ना, उसका आर्थिक विकास कम होगा, वह जो है विकासशील या किसमें, अविकसित देशों की श्रेणी में आएगी। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ में आई नहीं। यानी प्रति व्यक्ति आय से, है ना, हम माप लेते हैं कि, है ना, कौन सा राज्य या कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकासशील है ना। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होता है वह देश उतना ही विकसित होता है, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जितना कम होता है वह देश उतना ही पिछड़ा होता है, वह उस देश को या तो विकासशील या अविकसित देशों की श्रेणी में क्या होता है, रखा जाता है। बात समझ रहे ना, है ना। तो इसको विश्व के जो विभिन्न देश हैं उसमें कौन सा देश विकसित है कौन सा विकासशील, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है जिसका नाम है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने अपने विश्व, है ना, विकास रिपोर्ट जो 2006 में प्रकाशित किया था, जिसमें आंकड़े जो लिए थे उसमें 2004 का आंकड़े लिए थे, यानी आंकड़े 2004 के थे, लेकिन वह विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 2006 में। उस रिपोर्ट में, विश्व विकास जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में यह आया प्रकाशित किया कि दुनिया का वह देश जिसका प्रति व्यक्ति आय, जिसका प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपए है या उससे अधिक है, वह दुनिया का विकसित देश होगा। दुनिया के किस देश के श्रेणी में रखेंगे, विकसित देश के श्रेणी में। ये कब प्रकाशित हुआ, 2006 में। आंकड़ा किस वर्ष का लिया, 2004 का, है ना। कौन प्रकाशित किया, विश्व बैंक के, है ना, विश्व बैंक। किस रिपोर्ट में, है ना, विश्व विकास रिपोर्ट में। समझ गए, क्या उसमें प्रकाशित किया कि दुनिया का वह देश, है ना, जिसका प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपए है या इससे अधिक है, तो वह दुनिया का कौन सा देश होगा, विकसित देश होगा। इसके विपरीत दुनिया का वह देश जिसका प्रति व्यक्ति आय, है ना, 37,000 रुपए होंगे। कितना होगा जी, 37,000 रुपए होंगे, है ना, 37,000, है ना, वह दुनिया का विकासशील देश के श्रेणी में आएगा, यानी उसका कम विकास। बात समझ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, समझे, है ना। तो अब प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय ही निकलता है, तो राष्ट्रीय आय किसी देश का निकलता है, कितने वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए। प्रति व्यक्ति आय का भाई, तो उस देश के एक व्यक्ति का निकलता है ना, कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए, यानी 1 वर्ष में। यानी कह सकते हैं कि, है ना, उस आंकड़े के अनुसार 2006 में जो प्रकाशित हुआ, है ना, उस आंकड़े के अनुसार जिस देश के प्रति व्यक्ति आय, यानी जिस देश के लोगों का 1 वर्ष का इनकम, जिस, है ना, देश के एक व्यक्ति का 1 वर्ष का इनकम 4,53,000 रुपए होगा, वह देश दुनिया का विकसित देश होगा। और जिस देश में, है ना, वहां के, है ना, प्रत्येक व्यक्ति यानी हर एक व्यक्ति का 1 वर्ष का इनकम 37,000 रुपए या उससे नीचे होगा, वह दुनिया का विकासशील देश के श्रेणी में आएगा, है ना। और आप जानते हैं आपका देश किसमें आता है, तो आपके जो देश है उसका 2004 का अगर देखें आंकड़ा 2004, तो 2004 में भारत का प्रति व्यक्ति आय मात्र 28,000 रुपए, मात्र कितना, 28,000 रुपए। 1 वर्ष में यहां के लोगों का, एक व्यक्ति का 1 वर्ष का इनकम कितना, 28,000 रुपए। जबकि विश्व बैंक अपना रिपोर्ट जो प्रकाशित किया उसमें विकासशील
के लिए 37,000 या उससे नीचे। तो बताइए हमारा 28,000, तो हम किस में आएंगे? विकासशील में आएंगे। यानी भारत एक विकासशील राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है बाबू? विकासशील राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि 2004 का आंकड़ा, क्योंकि आपकी जो बुक है ना, अभी नया एडिशन नहीं है, नया आंकड़ा नहीं दिया है, तो 2004 की बात करता है। तो 2004 में यहाँ के जो लोग हैं, है ना, यहाँ का किस प्रति व्यक्ति आय से भी, है ना, हम ये निकाल लेते हैं कि किस देश का आर्थिक विकास अधिक हुआ है और किस देश का आर्थिक विकास कम हुआ है। मतलब प्रति व्यक्ति आय मापक है आर्थिक विकास का, राष्ट्रीय आय मापक है आर्थिक विकास का, है ना। अब चलते हैं, अब एक तीसरी, है ना, तीसरी जो है इसका पैमाना या मापक के रूप में हम मानव विकास रिपोर्ट को ले सकते हैं। तीसरी को मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है ना, मानव विकास रिपोर्ट। हालांकि हम पिछले वाला क्लास में मानव विकास रिपोर्ट क्या है ना, इस पर क्वेश्चन लिखा भी चुके हैं, आपको अच्छी तरह से बता भी चुके हैं। लेकिन एक बार पुनः ध्यान दे लीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास की माप मानव विकास जो रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट के तहत जो, है ना, मानव विकास सूचकांक जो दिया हुआ है, उससे हम किसी देश के, है ना, विकसित और अविकसित, है ना, तो हम ज्ञात करते हैं कि कौन सा देश विकसित देश के श्रेणी में आएगा और कौन सा अविकसित या विकासशील देश की श्रेणी में। तो ध्यान दीजिएगा, एक वार्षिक रिपोर्ट है, यानी यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होती है, प्रत्येक वर्ष निकलती है। लेकिन यह रिपोर्ट कौन प्रकाशित करती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है यूएनओ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अधिकरण है यूएनडीपी, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का एक अधिकरण है जिसका नाम है यूएनडीपी, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब संयुक्त राष्ट्र, है ना, विकास कार्यक्रम। हिंदी में उसको क्या कहेंगे? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अंग्रेजी में इसका पूरा नाम क्या होगा? यूनाइटेड नेशनल, है ना, नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। समझ गए? तो यूएनओ, समझ गए, यूएनओ, है ना, के अधिकरण यूएनडीपी के द्वारा एक बांग्लादेशवासी थे जिनका नाम था महबूब उल हक। क्या नाम था उनका? महबूब उल हक, महबूब उल हक, है ना, समझ गए ना। तो इनके निर्देशन में पहली बार 1990 ईस्वी में, पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? 1990 ईस्वी में, है ना, एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। उस रिपोर्ट को ही मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। और उस मानव विकास रिपोर्ट में विश्व के विभिन्न देशों की जो तुलना है, बात समझे ना, विश्व के विभिन्न देशों की तुलना, उस देश के शैक्षणिक स्तर, उस देश के स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य स्तर और उस देश के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। यानी कौन सा देश विकसित होगा, कौन सा विकासशील, किसका आर्थिक विकास अधिक हुआ है, किसका आर्थिक विकास कम हुआ है, यह यूएनओ के अधिकरण यूएनडीपी, है ना, के द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में 1990 में पहली बार जो प्रकाशित किया गया वो रिपोर्ट है मानव विकास रिपोर्ट। और इस मानव विकास रिपोर्ट में विश्व के विभिन्न देशों के आर्थिक विकास का जो अध्ययन करते हैं हम, उसमें विश्व के विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की जो तुलना करते हैं वो 3 आधार पर करते हैं। और वो आधार है उस देश के शैक्षणिक स्तर, यानी शैक्षणिक स्थिति क्या है वहां की,
वहां की स्वास्थ्य स्थिति क्या है, वहां के लोगों का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसके आधार पर हम तुलना करते हैं कि कौन सा देश, किस देश का आर्थिक विकास अधिक हुआ, किसका कम, कौन विकसित देश के श्रेणी में आएगा और कौन विकासशील देश के श्रेणी में आएगा। समझ गए ना। और इसी मानव विकास रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई, उसी में है ना एक मानव विकास सूचकांक को भी प्रकाशित किया गया। मानव विकास सूचकांक माने मानव के विकास के सूचक, यानी किसी भी देश के नागरिकों के विकास का सूचक उसका है ना, तो उसी में मानव विकास सूचकांक जो है प्रकाशित किया गया। और ये मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं। कितने हैं? 3। आता है आपका क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। मानव विकास सूचकांक के, ध्यान दीजिएगा, है ना, मानव विकास सूचकांक के, इधर लिख देते हैं, इधर मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं, कितने सूचक हैं। तो याद रखिएगा, है ना, इसके कितने सूचक हैं? 3। कितने सूचक? 3, है ना। तो कौन कौन है? 3 पूछ देता है। 3 में से कौन मानव विकास सूचकांक के सूचक है ना। तो वो जो 3 है उसमें पहला जो है जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा या जीवन आशा, समझ लेना, ये पहला है। दूसरा जो सूचक है मानव विकास सूचकांक का, जो दूसरा सूचक लिया गया है ना, वहां के स्वास्थ्य, है ना, स्तर पर जो है ना, तो पहला जीवन प्रत्याशा, है ना, दूसरा जो है शैक्षिक, है ना, हम क्या कर सकते हैं इसको, शैक्षणिक स्तर, शैक्षिक स्तर, है ना। और तीसरा है ना, तीसरा जो है इसके अंतर्गत आएगा वो है जीवन स्तर। कौन है? जीवन स्तर। ध्यान दीजिएगा, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? 3। कौन कौन? जीवन प्रत्याशा या जीवन आशा, दूसरा है शैक्षिक स्तर। कौन स्तर? शैक्षिक स्तर, या इसको हम कह सकते हैं शिक्षा प्राप्ति। शैक्षिक स्तर को क्या कह सकते हैं? शिक्षा प्राप्ति। इसको समझिएगा ध्यान से जरा, शिक्षा प्राप्ति। चलिए, हो गया। और तीसरा हुआ जीवन स्तर। अब क्या होता है कि मानव विकास सूचकांक के जो 3 सूचक है ना, तो तीनों में अंक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अंक, कि है ना, समझ गए। तो मान लो कि जीवन प्रत्याशा में जो अंक मिला, इस सूचक में अंक, यानी जीवन प्रत्याशा सूचकांक। शिक्षा प्राप्ति में जो अंक मिला, है ना, तो शिक्षा प्राप्ति सूचकांक। और जीवन स्तर में जो उसको अंक मिला उसको कहेंगे जीवन स्तर सूचकांक। और तीनों सूचकांकों, इसको, है ना, किसी देश में ये तीनों सूचकों में जो जो उस देश को जितना अंक मिला, है ना, उन तीनों सूचकों का औसत अंक ही मानव विकास सूचकांक कहलाता है। क्या समझ गए? इसमें जितना अंक मिला उस देश को, इसमें जितना मिला, और इस 3 में 3 सूचक है ना, और तीनों सूचकों में जितना अंक मिला, तो इसको में जितना मिला इसका सूचकांक हुआ, इसको जितना मिला इसका सूचकांक हुआ, इसको जितना मिला इसका सूचकांक, और तीनों सूचकांकों का जो औसत निकाल दिए, यानी इसके अंक जोड़ के और 3 से क्या ले दिए? भाग दिए। तो जितना भागफल आया तो वह किसका सूचकांक निकला? वह मानव विकास सूचकांक उस देश का निकल गया। समझ गए ना? उस देश का मानव विकास सूचकांक निकल गया।
और एक बात और आप लोग है ना ध्यान दीजिएगा, ये मानव विकास जो सूचकांक होता है ना, वह 0 से लेकर 1 के बीच होता है। मानव विकास सूचकांक 0 से लेकर कितने के बीच होता है? 1 के बीच होता है, ठीक है ना। जिस देश का मानव विकास सूचकांक 1 होगा तो आर्थिक विकास में सबसे ऊपर होगा, तो दुनिया का सबसे विकसित देश होगा, समझ ना। तो कभी भी याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक 0 से 1, यानी कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 1, इसके बीच में ही होगा। इससे न 1 से ज्यादा और न 0 से कम। बात समझ गए, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यानी 0 से 1 के ही बीच होता है। बात समझ गए, समझे ना। अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए, जीवन प्रत्याशा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा प्राप्ति से इसका क्या कहना है, जीवन स्तर से क्या। देखो ध्यान दो, कैसे है किसी देश के मानव विकास यानी किसी देश के आर्थिक विकास का माप हम कैसे इससे करते हैं। जैसे जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब हुआ बाबू, या जीवन आशा का मतलब होता है कि वहां के लोग जन्म लेते हैं तो वहां के लोगों का औसत आयु कितना होता है, कितना होता है ना, समझ गए ना। यानी औसत आयु, सबका एक रेट आयु नहीं, औसत आयु, समझ गए। तो अगर जिस देश का हम देखते हैं कि जीवन प्रत्याशा यानी वहां के लोग जो पैदा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 600 में मर गए, बाल्यावस्था में ही बहुत बच्चे समाप्त हो गए, नहीं, पैदा लिया तो है ना, तो कितना दिन तक जिया अधिकांश तो वहां के लोग, यानी औसत आयु वहां का कितना है। तो जिस देश का है ना जीवन प्रत्याशा उच्च होता है ना, वह देश विकसित देश के श्रेणी में आएगा। यानी कहने का मतलब है कि उसका आर्थिक विकास अधिक। कैसे भाई, तो बताइए, आयु किसी भी देश के लोगों का आयु वहां के भोजन पर निर्भर करेगा कि वो पौष्टिक भोजन लेते हैं या नहीं, है ना, उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करेगा, उस देश की जो चिकित्सा व्यवस्था है उस पर निर्भर करता है ना। अगर मान लीजिए कि किसी देश की है ना, जिस देश का चिकित्सा जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य स्थिति अच्छी है, तो तय है कि वहां के लोग है ना बीमार कम होंगे, वो ज्यादा दिनों तक क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे, है ना। तो अगर ज्यादा दिनों तक जीवित रह रहा है, इसका मतलब है कि उसको है ना भोजन में हर तरह के पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं, है ना, पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं, है ना, समय समय पर है ना चिकित्सा की उसको सुविधा है, इसलिए हम देखते हैं कि वो है ना दीर्घायु लंबी। तो ये भी है ना ये भी निर्भर करता है, बतलाता है ना, सूचित करता है मानव विकास को। दूसरा है शिक्षा प्राप्ति। शिक्षा प्राप्ति का मतलब यहां पर है कि किसी देश की जो कुल जनसंख्या है ना, वो ज्यादातर जनसंख्या कितने वर्षों तक औसतन शिक्षा को प्राप्त करता है। शिक्षा में वही आगे है जो बुद्धिजीवी है ना, हर तरह से संपन्न है, वो शिक्षा में क्या है, आगे है, उसका आर्थिक विकास अधिक। जिस देश के लोगों को खाने के लिए 2 दिन की रोटी नसीब नहीं हो रहा है ना, वो 25 और 30 वर्षों तक शिक्षा अध्ययन नहीं कर पाएगा, वो काम के फेर में लग जाएगा कि कैसे हमारा भोजन हो, कहां से आए, समझ गए। तो है ना, ये जो शिक्षा प्राप्ति है, ये भी किसी देश के आर्थिक विकास के सूचक में आता है। जीवन स्तर, जिस देश के लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है, रहन सहन क्या होता है, उच्च, है ना, तो आपका रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, खान पान ये उच्च तभी होगा जब आपका आर्थिक विकास होगा, आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे। तो है ना, मानव विकास सूचकांक के ये 3 सूचक लेकर के और विश्व के विभिन्न जो देश हैं, विश्व के विभिन्न देश है ना, उसका अध्ययन किया और ये निकाला कि आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन देश है ना आगे है। बात समझ गए ना, ये 3 के आधार पर। तो है ना
मानव विकास सूचकांक में जो सबसे ऊपर होगा वो विकसित होगा, है ना। जैसे आपको हम बताते हैं, इसको ध्यान से अब समझिए। जैसे मानव विकास जो सूचकांक है, जो हमने बताया कि मानव विकास रिपोर्ट में ही प्रकाशित हुआ था ये सूचकांक, तो ये प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होता है। ये 1990 से ही लगातार हर एक वर्ष से यूएनडीपी जो है क्या करता है, प्रकाशित करता है ना। तो हम आपको बताए थे कि जिस प्रकार से विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन 2006 में, है ना, विश्व विकास रिपोर्ट में प्रकाशित किया था, उसमें आंकड़ा लिया था 2004 का, तो ठीक उसी प्रकार से, है ना, यूएनडीपी जो है 2006 में ही, है ना, मानव विकास सूचकांक को क्या किया, प्रकाशित किया। 6 वाला उससे और पहले भी निकला, लेकिन प्रत्येक वर्ष में निकलता है। तो 2006 में जो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया, उसमें जो सूचकांक, है ना, मानव विकास सूचकांक, है ना, जो दिया, उसमें आंकड़ा लिया 2004 का। कब का लिया आंकड़ा? 2004 का। प्रकाशित कब हुआ? 2006 में। तो याद रखिएगा 2006 में ही प्रकाशित होता है, और आंकड़ा किस वर्ष का लेता है? 2004 का लेता है ना। और विश्व के विभिन्न देशों, है ना, का वो तुलनात्मक अध्ययन करता है कि किसका आर्थिक विकास अधिक हुआ, किसका कम, है ना, किसको कितना अंक मिला सूचकांक में, कितना अंक प्राप्त करके वो कैवां स्थान पर है ना। तो आप याद रखिएगा 2006 और 2006 का में प्रकाशित हुआ, आंकड़ा लिया किसका? 2004 का। तो कितने देशों का ये अध्ययन किया? 2006 में यूएनडीपी विश्व के कितने देशों का अध्ययन किया और ये आंकड़ा दिया, है ना। तो याद रखिएगा वो दिया था 177 देशों का, यानी 177 देशों का अध्ययन किया, और 177 देशों में आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सबसे ऊपर है, किसका सब सूचकांक सबसे ऊपर रहा, है ना, किसका कम रहा, कौन कैवें स्थान पर 177 में कौन कैवें स्थान पर रहा, है ना, वो एक लिस्ट दिया, है ना। तो जानते हैं जो वो 2004 में लिस्ट, यानी 6 में लिस्ट प्रकाशित किया 2004 के आंकड़े का, तो उसमें सबसे ऊपर, यानी यूरोप का देश, छोटा सा देश है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे, जिसको अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धरात्रि, है ना, के सूर्य का देश। मतलब वहां आधी रात में भी सूर्य का होता है, दिखाई देते। आपके यहाँ सूर्य जो है दिन में न दिखाई देता है, वो, है ना, उत्तरी ध्रुव के करीब है ना, वो आधी रात में भी वहां सूर्य का होता है, दिखाई देता है। इसलिए उसे, है ना, अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो, है ना, क्या भाई, तो मानव विकास सूचकांक में जो 2006 में प्रकाशित किया आंकड़ा 2004 का जो लिया, इस सूचकांक में, है ना, सबसे ऊपर कौन है? नॉर्वे। पहला स्थान पर कौन है? नॉर्वे। ठीक है, तो आप जरा देख लीजिए, हम, है ना, कुछ देश का आपको कह सकते हैं कि उसमें नाम लिख देते हैं, ताकि आप समझ सकें कि, है ना, विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दृष्टि से हम कहां हैं, या, है ना, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक विकास में मैं कहां खड़ा हूं, है ना। तो उस 2006 के आंकड़े में पहला स्थान आपसे पहले, सबसे पहले पूछ देता है ना, कि पहले स्थान पर कौन है भाई, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले स्थान पर है आपका कौन? नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे, है ना, नॉर्वे, है ना। इसको कितना कितना माने जो सूचकांक मिला वो कितना मिला, तो हमने बताया कि ये सूचकांक 0 से 1 के क्या होता है, बीच में होता है। तो इसको मिला था, है ना, क्या भाई, तो 0.965। ठीक है ना, क्या समझ गए? यानी मानव विकास सूचकांक, है ना,
माने इसको हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, है ना। यानी इस सूचक मानव विकास सूचकांक में इसको कितना अंक मिला, है ना, 0.965। और इतना पाके रैंक में कितने रैंक है, यानी क्रम में, यानी इसका क्रमांक कितना है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सबसे ऊपर। अब रही बात, अब हम थोड़ा सा अपने पड़ोसी देश कि पड़ोसी देशों के बीच में हम कौन है, तो हमारे पड़ोसी देश में मान लीजिए कि चीन है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। इन सभी का हम पहले अध्ययन करेंगे। जैसे देखिएगा, है ना, इसके बाद हम चीन का लेते हैं। किसका लेते हैं बाबू, तो चीन में। तो चीन जो है ना, मानव विकास सूचकांक में, है ना, कितना अंक प्राप्त करता है ना, तो पॉइंट से, है ना, 768, यानी 0.768, ठीक है ना, 0.768। और इतना प्राप्त करके 177 देशों में, है ना, वह कितने स्थान पर है, तो 81वां स्थान पर है। कितना स्थान पर है, 81वां स्थान पर है। इसके बाद आती है ना, किसकी, श्रीलंका की। क्या आती है, श्रीलंका। श्रीलंका, है ना, आप ध्यान दीजिएगा। श्रीलंका, श्रीलंका जो है भारत का पड़ोसी देश है ना, भारत का क्या है, पड़ोसी देश है। एक बहुत छोटा सा द्वीपीय देश है। भारत के दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा द्वीपीय क्या है, देश है। और जानते हैं, मानव विकास सूचकांक में ये भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, सोचिए कि छोटा सा देश है, वो भारत से आगे है। आर्थिक विकास में भारत से क्या है, आगे है। इसका जो आर्थिक विकास जो सूचकांक जो दिया है, मानव विकास सूचकांक, वह जो है 0.755, 0.755, ठीक है। और इतना प्राप्त करके वह पहला स्थान पर है, तो 177 देशों में वह 53वां स्थान पर है, 93। बात समझ गए। इसके बाद हमारा स्थान है किसका, भारत का। भारत का उठाइए, है ना। तो भारत जो है मानव विकास सूचकांक में 0.611 अंक प्राप्त करके विश्व के 177 देशों में, क्योंकि ये अध्ययन किया था 2006 में, जो अध्ययन किया वो 177 विकास का अध्ययन किया, तो 177 देशों में भारत का जो स्थान है, इतना अंक प्राप्त करके, है ना, वह पहले स्थान पर है, तो 126वें स्थान पर है, 126वें स्थान पर है। बात समझ गए ना। और रही बात पाकिस्तान की, है ना, पाकिस्तान, है ना, कौन है वो, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान मानव विकास सूचकांक में, है ना, 0.539 यानी 0.539 को प्राप्त करके, है ना, यह हम कह सकते हैं कि 177 देशों में, है ना, 134वें स्थान पर है। कितना है, 134वें स्थान पर है। और एक और है हमारा, है ना, पड़ोसी देश, जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है जी, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश जो है मानव विकास सूचकांक में, है ना, 0.530 इतना अंक प्राप्त करके 177 देशों में कितने स्थान पर है, तो 137वें स्थान पर है।
अब ध्यान दीजिएगा ये आंकड़ा पर। ये आंकड़ा जो है 2006 में प्रकाशित हुआ। आंकड़े किस वर्ष का लिया है? 2004 का लिया है। कितने देशों का अध्ययन किया आर्थिक विकास का? तो 177 देशों का। 177 देशों में किस देश का आर्थिक विकास सबसे अधिक हुआ? तो वह है नॉर्वे, है ना। उसका मानव विकास सूचकांक कहाँ है ना? तो हमने कहा था कि 0 से 1 के बीच। तो देखिए लगभग लगभग अगर कहा जाए तो 1 के करीब है, यानी 0.96, है ना, यानी 0.965, है ना। इतना अंक पाकर वो पहले नंबर पर है, 177 देशों में पहले नंबर पर है। जबकि जहां भारत को देख रहे हैं तो भारत के जो पड़ोसी देश है, ये पड़ोसी देशों में हम कह सकते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, है ना। ये चाइना तो हिमालय के उस पर है ना। चीन का सीमा रेखा हमारे भारत से टच नहीं करता है क्योंकि हिमालय से उत्तर पर जाता है ना। तो अगर इन देशों में देखा जाए तो हम देखते हैं कि भारत का एक छोटा सा पड़ोसी देश श्रीलंका भी जो है आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत से आगे है। भारत से आगे, श्रीलंका भारत से कहाँ है? आगे है, क्योंकि भारत 126वें स्थान पर अगर है तो है ना आर्थिक विकास में श्रीलंका 93 इस स्थान पर है। बात समझ गए? इतना आप लोग समझ गए ना, है ना, समझे? तो ये आंकड़ा मैंने दिया था, है ना, आपके बुक में दिया हुआ है, कब का है? 2006 का है। लेकिन अगर हम अपने ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, है ना, इसको अगर अपने ध्यान में हम रखें तो नए आंकड़ा जो, क्योंकि ये आंकड़ा भारत सरकार नहीं निकालती है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण यूएनडीपी जो है ना, समझे ना, उसके द्वारा क्या होता है? प्रकाशित होता है। वो प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होगा, है ना। यहां जो देख रहे हैं कि जनगणना अभी नहीं हुआ है, वो जो आंकड़ा देता है प्रत्येक वर्ष का देता है, ठीक है। तो 2022 में 2022 में ये जो मानव विकास रिपोर्ट में जो मानव विकास सूचकांक निकाला तो 2022 में, है ना, जानते हैं भारत पहले स्थान पर है। तो 2022 में क्या किया? तो 193 यूएनडीपी जो है ना 193 देशों का अध्ययन किया, 193 देशों का तुलना किया, और उस 193 देशों में आर्थिक विकास में भारत जो है ना, कितना भाई? तो 133वां स्थान पर है। 193 देशों में भारत कितना? 133वां। कब? 2022 में। 2023 का जब वो रिपोर्ट निकाला, है ना, आर्थिक विकास का, यानी मानव विकास रिपोर्ट, है ना, मानव विकास सूचकांक जो दिया, है ना, तो 2023 का जो दिया, उस 23 में 193 देशों में आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत पहले स्थान पर आया। तो भारत का जो स्थान है ना, 134वां है। कहां है? 34वां। सोच लीजिए, एक और पीछे हो गया। जबकि 2025 जो अभी चल रहा है ना, इसमें वो जो आंकड़ा है वो 193 देशों में 130वां, 130वां। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं 126, ये 177 देश का अध्ययन किया था। यहां अध्ययन हो रहा है 193 देश का। 193 देश में हम लोग इस स्थान पर है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वर्तमान समय में ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये आंकड़ा आपसे नहीं पूछेगा, आंकड़ा पूछेगा ये वाली, क्योंकि आपके किताब में यही दिए हुए, ठीक है। कितना समझ गए?
है ना। अब है ना एक दूसरी चीज इसी में जो चर्चा किए हुए है कि और आर्थिक विकास की माप किसके द्वारा कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, और किसके द्वारा भाई, और जो है किसके द्वारा इसको किया जाता है, तो उसमें आप ध्यान देंगे। एक होता है लिंग विकास सूचकांक। क्या होता है? लिंग विकास सूचकांक। यानी लिंग विकास सूचकांक से भी किसी देश के मानव विकास या आर्थिक विकास की तुलना की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है। लिंग विकास का मतलब क्या है कि किसी देश में जो नर लिंग और मादा लिंग यानी है ना औरत और जो मर्द रहते हैं, तो अगर मान लीजिए कि उस देश के कुल मर्द यानी पुरुषों का सूचकांक और कुल महिलाओं का जो सूचकांक है ना, वो लगभग बराबर है। लगभग क्या है? बराबर है। यानी सूचकांक अगर एक है तब हम समझ लेंगे है ना कि मर्द और पुरुष का समान रूप से जो विकास हुआ है, तो उस देश का आर्थिक विकास अधिक हुआ है। लेकिन मान लीजिए है ना कि अगर किसी देश के लिंग विकास सूचकांक जो है एक से कम है, तो कम है तो इस बात का ये बोध करा रहा है ना कि उस देश में पुरुष के बनिष्ठ महिलाओं का विकास कम हुआ है। और जब ये असमानता होगी आर्थिक विकास में, इसका आर्थिक विकास ज्यादा इसका कम, तो उस देश का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। तो इससे भी यानी लिंग विकास जो सूचकांक है, इससे भी किसी देश के आर्थिक विकास का माप किया जाता है। बात समझ गए? अब आते हैं कि एक और चीज आप लोगों को पढ़ना है, और वो क्या है भाई? तो वो आपको पढ़ना है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, है ना। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ये मानव विकास रिपोर्ट था, है ना। एक होता है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, इसको समझिएगा पहले। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है ना। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है, इसको समझ लेंगे, है ना। तो राष्ट्रीय जो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जो प्रकाशित किया था, उसी के तर्ज पर, यानी हम कह सकते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है ना जारी किया गया। समझ गए? यानी राष्ट्रीय मानव विकास में जो अभी वर्तमान में जो 28 राज्य हैं, समझिए ना, इन राज्यों के आर्थिक जो विकास है कि अध्ययन के लिए हमारे देश में मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर ही राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है ना, वह वर्ष 2002 ईस्वी में उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा किया गया था। तो 2002 ईस्वी में, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनके आर्थिक विकास का अध्ययन करता है कि भारत के किस राज्य का आर्थिक विकास अधिक हुआ है, किसका कम। तो है ना, यह पहली बार यानी पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है 23 अप्रैल के बाबू
23 अप्रैल 2002 ईस्वी को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री है ना श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा है ना इसको दिल्ली में जारी किया गया था। कहां जारी किया गया था? दिल्ली में जारी किया गया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो ये अभी 28 जो आपके राज्य है ना, तो इस रिपोर्ट के अनुसार है ना भारत का कौन सा राष्ट्र आर्थिक विकास के दृष्टि से सबसे अव्वल नंबर पर था है ना, तो वह था है ना केरल। कौन था वो? केरल। पहला नंबर पर कौन? केरल। और जहां तक किसी राज्य का आर्थिक विकास कम हुआ तो उसमें आते हैं जो बीमारू राज्य के नाम से प्रसिद्ध है ना, बीमारू राज्य के नाम से जो प्रसिद्ध राज्य है उनका आर्थिक विकास बहुत ही क्या हुआ? कम हुआ है ना। और सबसे कम में हमारा बिहार का था। किसका था? बिहार का था है ना। तो केरल सबसे क्या रहा? अव्वल। यानी राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को प्रकाशित हुआ, और ये रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है? तो योजना आयोग करता है। कौन करता है इसको? योजना आयोग। अगर कोई पूछता है तुमको कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित होता है, कौन जारी करता है ना, तो योजना आयोग। भारत में पहली बार कब हुआ? 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को। इसको पहली बार कौन जारी किए है ना, तो उस समय है ना के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पदेन प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष। तो उस समय है ना प्रधानमंत्री के पद पर थे अटल बिहारी वाजपेयी, और यही इसको जारी किए थे। और है ना उसमें उस रिपोर्ट में सबसे अव्वल स्थान पर, सबसे फर्स्ट नंबर पर आया था, पहला रैंक था केरल का, और अंतिम जो है कहा जाए तो बिहार का। ऐसे है ना बीमारू राज्य में जो जो राज्य है उनका आर्थिक विकास बहुत ही कम हुआ है। जैसे आप बीमारू राज्य में है ना, जैसे बीमारू है ना, समझ गए ना। जैसे बी आई से बिहार है आपका, एम से मध्य प्रदेश है, ए से असम है, आर से राजस्थान है, और यू से उत्तर प्रदेश है। ये 5 राज्यों को है ना, 5 राज्यों को बीमारू राज्य कहा गया है ना। बीमारू राज्य क्यों? क्योंकि इसका आर्थिक विकास बहुत ही कम हुआ। आर्थिक दृष्टि से ही राज्य काफी पिछड़े, ठीक है ना। और इसमें सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन? तो बिहार। इतना समझ लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बहुत जल्दी समाप्त होगा। अब एक छोटा सा और एक टॉपिक बचा हुआ है। एक टॉपिक बचा हुआ है ना, वह है चौथा उपभोक्ता व्यय। उपभोक्ता व्यय ये कौन सा टॉपिक है? यह था किसी भी देश के आर्थिक विकास के मापक, कि किसी भी देश के आर्थिक विकास का माप हम किसके किसके माध्यम से करते हैं। तो किसी देश के आर्थिक विकास का माप उस देश के राष्ट्रीय आय से करते हैं, किसी देश के आर्थिक विकास के माप उस देश के प्रति व्यक्ति आय से करते हैं, किसी देश के आर्थिक विकास की माप है ना जो यूएन है ना डीपी जो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है उसके द्वारा करते हैं। और यही नहीं, किसी देश के आर्थिक विकास की माप और किससे करते हैं? तो उस देश के उपभोक्ता व्यय से करते हैं। उपभोक्ता व्यय का मतलब क्या है ना, यानी किसी वस्तु के उपभोग करने में जो हम खर्च करते हैं। तो आप बताइए, आप किसी वस्तु का उपभोग तब न कीजिएगा जब उस वस्तु को उपभोग करने के लिए आपके पास आय होगी। आपके पास आय होगी तभी तो किसी वस्तु के लिए आप व्यय कीजिएगा। तो वह देश जिसके नागरिक है ना अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर जो व्यय करता है, यानी वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का जो उपभोग करता है, समझ ना। तो
जिस देश के व्यक्ति जितना ज्यादा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करता है, तो समझ लो कि वह देश आर्थिक दृष्टि से उतना ही विकसित है ना। और जो देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, यानी उन विभिन्न वस्तुओं को उपभोग करने के लिए उसके पास आय नहीं है, तो आय नहीं है मतलब वो गरीब है, क्लियर है। यानी उपभोक्ता व्यय से पता चल जाता है कि कौन सा राष्ट्र अमीर है, कौन सा गरीब, कौन विकसित है और कौन विकसित, समझ गए। या तो आपके आय से पता चल जाएगा और नहीं तो आपके व्यय से, क्योंकि जो आपके पास आय होगी उसी का ना व्यय कीजिएगा, सोचे वाली बात है ना। तो उस देश के में जितने भी उपभोक्ता है, वो उपभोक्ता वस्तुओं पर कितना व्यय करता है, उस व्यय के योग से हम पता लगा लेंगे कि कौन सा देश का आर्थिक विकास अधिक हुआ है और कौन सा देश का आर्थिक विकास कम। आप समझ गए है ना। तो आज इतना ही, और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। लेकिन आपसे हमारी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल ज्ञानदा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उसे लाइक कीजिए। तो बस थैंक यू।